Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. This is prelims booster number 5 यानी कि important terms हम discuss करेंगे related to your UPSC for 2023 and discuss करते हैं। सबसे पहले start करते हैं PMGKAY that is प्रधानमंत्री कल्याण गरीब कल्याण अन्न योजना और इसको extend किया गया है दिसंबर 2022 तक के लिए। और ये स्कीम क्या है, इसमें गवर्नमेंट जो है वो फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है हर इंसान को 5 किलो हर महीने। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, केवल उन्हीं बेनिफिशियरीज़ को ये प्रोवाइड किया जाता है जो कि ऑलरेडी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर एलिजिबल है। ओके, तो NFSA जो एक्ट आया था 2013, उसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आपको हर इंसान को जो उसमें बेनिफिशियरी है उसको 5 किलो अनाज मिलेगा फ्री। और ये उसके अलावा होगा जो कि मंथली एंटाइटलमेंट में वैसे NFSA के तहत दिया जाता था। और ये स्कीम कब स्टार्ट की गई थी, एक्चुअली कोविड के वक्त स्टार्ट की गई थी। मार्च 26, 2020 से स्टार्ट किया था। सो राइट 2 days आफ्टर द कंट्री वेंट इनटू द नेशनल लॉकडाउन। और ये गवर्नमेंट का जो 1.7 लाख करोड़ का कोविड रिलीफ पैकेज था उसी का एक कंपोनेंट था। और इसमें करीब 3.5 लाख करोड़ ऑलरेडी स्पेंड कर चुकी है गवर्नमेंट 6 फेजेज इसके इम्प्लीमेंट करने में। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि NFSA बेनिफिशियरीज़ को क्या एंटाइटलमेंट है। हमने क्या बोला, ये गरीब कल्याण अन्न योजना में आपको NFSA के अलावा जो आपको एंटाइटलमेंट है उसके अलावा मिलता है, राइट। तो आपको NFSA में कितना मिलता है, तो NFSA में 2 कैटेगरीज हैं। एक है अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड और दूसरे हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड। तो अंत्योदय अन्न योजना वाले जो हाउस होल्ड हैं उनको हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है, 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस होल्ड। तो भले 3 हो या 7 हो या 10 हो, उनको 35 किलो ही अनाज मिलेगा। लेकिन जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड होते हैं उसमें फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग अनाज दिया जाता है और हर मेंबर को 5 किलो अनाज हर महीने मिलता है अंडर NFSA। तो जितनी बड़ी प्रायोरिटी हाउस होल्ड वो फैमिली रहेगी उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी उसको फूड ग्रेन्स मिलेंगे। ओके, तो इससे आपको है ना कुछ और भी बातें समझ में आएंगी। जैसे कई बार मतलब ये पॉपुलेशन और ये इशू आता है तो NFSA को क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि लोग और ज़्यादा क्या कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा उनके घर के मेंबर्स हों ताकि उनको ज़्यादा अनाज मिल सके। तो अभी रेट क्या दिया जाता है फूड ग्रेन्स का, कितने क्या मतलब उन भाव क्या रहता है NFSA में। तो बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड रेट रहते हैं। तो जो चावल है वो 3 रुपये पर किलो के हिसाब से होता है और वीट जो है गेहूँ 2 रुपीज़ पर kg एंड कोर्स ग्रेन्स जो हैं वो 1 रुपये पर kg के हिसाब से होते हैं। अच्छा, बिफोर वी गो अहेड, आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उनको मतलब एटलीस्ट कोशिश करें आंसर देने की। एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट अमृतांशु जिन्होंने लास्ट MCQs जो पिछला पार्ट आया था उसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया था दैट एक क्वेश्चन का आंसर गलत था। सो वेरी वेल डन एंड कीप इट अप एंड ऑल अदर्स ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट कि ट्राई टू आंसर एटलीस्ट MCQ सॉल्व तो करो। मैं नहीं तो यही करती हूँ कि जान करके एक आध कोई MCQ का आंसर गलत डालूँ ताकि आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो और उसको समझो। हाँ, बट ये नहीं होना चाहिए फिर गलत आंसर ही याद कर लो। ओके ना, चलो एनीवेज विल मूव फर्दर। सो हाउ मेनी पर्सन्स आर कवर्ड अंडर दी NFSA। तो NFSA जो है उसको इनेक्ट किया था UPA गवर्नमेंट ने 2013 में। और इसका एम क्या था, ताकि एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड मिल सके एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और इसमें 50% अर्बन और 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन को कवर करने की बात थी। पर जो अभी ओवरऑल कवरेज है NFSA का वो 67.5% है। ओके, और NFSA का जो सेक्शन 9 है उसमें कहा गया है कि जितने लोग कवर किए जाएंगे उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन एस्टिमेट्स एज पर द सेंसस। तो 2013 में एक्ट आया था, कौन सा सेंसस लेंगे, 2011 का सेंसस लिया था और उसके अकॉर्डिंग 81 करोड़ पीपल करीब उसमें कवर होने चाहिए थे। लेकिन इसमें गवर्नमेंट फूड मिनिस्ट्री का जो डेटा है उन्होंने 79 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई किया है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो और आइडेंटिफाई करके और करीब 1.5 करोड़ लोगों को इसके अंदर लेकर आ सकती है। अब ये जो गरीब कल्याण अन्न योजना है ये NFSA से अलग क्यों है, तो NFSA जो है इसके लिए प्रॉपर पार्लियामेंट में लॉ बना है, एक्ट बना है। तो और वहाँ पे ये एज अ राइट दी गई है कि आपको अधिकार है, तो इट इज़ अ राइट बेस्ड स्कीम। जबकि ये जो गरीब कल्याण अन्न योजना है इसको अनाउंस किया गया था बाय द एग्जीक्यूटिव, है ना, गवर्नमेंट ने बस अनाउंस कर दिया था एज अ टॉप अप। तो जो भी NFSA के बेनिफिशियरीज
बेनिफिशरीज हैं उनके उनके एंटाइटलमेंट में टॉप अप करने के तौर पे इस स्कीम को अनाउंस किया गया था। और इसी वजह से जो लोग ऑलरेडी जिनको सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिल रहे थे उन्हीं को ये इस योजना के तहत भी फ्री फूड ग्रेन्स दिए गए, राइट। और जो ये योजना है तो ये एडिशनल बेनिफिट्स देती है टू दी NFSA बेनिफिशरीज, लेकिन ये एडिशनल बेनिफिशरीज को कवर नहीं करती है, यानी बेनिफिशरीज वही रहेंगे, बस उनको और एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाएंगे। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टर्म वाज नाविक। तो अभी गवर्नमेंट, ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो स्मार्टफोन जो मेकर्स हैं उनको पुश कर रही है कि आप नाविक नेविगेशन सिस्टम का यूज़ करो। अभी आपको पता है कि सारे जो स्मार्टफोन्स हैं उसमें GPS का सिस्टम रहता है ना, और GPS ट्रैकर, GPS एडेड सारे वो टूल्स वगैरह रहते हैं, राइट। आप इसलिए नॉर्मल हम उसमें भी यही बोलते हैं, बट अब गवर्नमेंट कह रही है कि नाविक को यूज़ करो, और जो भी मतलब डिवाइसेस कंट्री में बेचे जा रहे हैं अगले साल से ये चीज़ वो करने के लिए कह रहे हैं। नाविक क्या है? नाविक इज़ नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, और ये एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। यानी जैसे GPS है मैपिंग वगैरह के लिए होता है, वैसे ही उसी तरीके से ये, लेकिन हमारा खुद का इंडिया का बनाया गया इंडिजिनस ये सिस्टम है, और स्टैंड अलोन है बिल्कुल ये सैटेलाइट सिस्टम। इसको डेवलप किसने किया? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। इसको अप्रूव 2006 में किया था, लेकिन ये ऑपरेशनल 2018 में हुआ है। अब इसमें कॉन्स्टेलेशन में कितने सैटेलाइट्स हैं? तो याद रखना 8 सैटेलाइट्स हैं, और ये इंडिया के पूरे लैंडमार्क्स को तो कवर करते ही हैं, साथ में उसकी बाउंड्री से 1500 किलोमीटर आगे, और यानी अगर जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1500 किलोमीटर और जो उसकी बाउंड्री का आगे का पोर्शन है उसको भी ये पूरा कवर करता है, ओके। और बाउंड्री से लेके, राइट। अभी जो नाविक का यूज़ है वो लिमिटेड है, और इसको अभी पब्लिक व्हीकल ट्रैकिंग में यूज़ किया जा रहा है इंडिया में, और इमरजेंसी वार्निंग अलर्ट्स देने के लिए कि फिशरमैन जैसे डीप सी में जाते हैं तो वो बाउंड्री ना क्रॉस कर जाएं, फिर वहाँ पे वो ट्रैप हो जाते हैं, है ना, जहाँ पे कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, तो उनको भी वार्निंग अलर्ट्स देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं तो उसको ट्रैक करने के लिए और उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी अभी इसको यूज़ किया जा रहा है। तो अब नाविक कंपेयर कैसे करता है? तो जो मेन डिफरेंस है वैसे इसके सर्विसेबल एरिया में है। तो GPS जो है वो पूरा ग्लोब कवर करता है, और सारे जितने ग्लोब के यूज़र्स हैं उनको केटर करता है, और उसकी जो सैटेलाइट्स हैं वो पूरे अर्थ को सर्कल करती है, पूरे अर्थ का रेवोल्यूशन करती है ट्वाइस अ डे। जबकि नाविक जो है वो केवल इंडिया और आसपास के एडजेसेंट एरियाज, मैंने बताया ना 1500 किलोमीटर तक के लिए। तो सबसे मेन चीज़ है सर्विसेबल एरिया। तो सर्विसेबल एरिया नाविक का केवल इंडिया और इंडिया के आसपास के रीजन तक ही सीमित है। फिर GPS की तरह वैसे है ना 3 और नेविगेशन सिस्टम्स है जिनका ग्लोबल कवरेज है, तो इनके नाम भी आप याद कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, रशिया का ग्लोनास है, और चाइना का बेदू है, ठीक है। और इसके अलावा वैसे जापान का एक QZSS, लेकिन ये भी एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। जैसे इंडिया का एक पर्टिकुलर रीजन के लिए हो गया ना, तो ये QZSS भी जो है वो एशिया और ओशियानिया रीजन के लिए है, और इसका स्पेशल फोकस जापान में है। फाइन। अब इंडिया की जो 2021 में सैटेलाइट नेविगेशन ड्राफ्ट पॉलिसी आई है, उसमें गवर्नमेंट ने ये चीज़ कही है कि वो इसका जो कवरेज है वो रीजनल से और ज़्यादा बढ़ा के ग्लोबल करेंगे, ताकि नाविक के जो भी सिग्नल हैं वो भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में अवेलेबल हो। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि इसकी अगर एक्यूरेसी, पोजीशन एक्यूरेसी देखी जाए तो वो GPS के बराबर ही है। तो अब इंडिया नाविक को क्यों प्रमोट कर रही है? ताकि वही है कि हम अपने इंडिजिनस चीज़ें क्यों प्रमोट करते हैं, ताकि बाहरी सिस्टम्स पे हम डिपेंडेंट ना हो। तो जो हमारा फॉरेन सैटेलाइट सिस्टम्स पे डिपेंडेंस है उसको हटाने के लिए, और खासकर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है ना, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स कैसे हो गए, जैसे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो गया, हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल वगैरह हो गया, या फिर मतलब पावर प्लांट्स ही हो गए हमारे, और सारे बॉर्डर्स हो गई, है ना। और ये सारी चीज़ें जो है DRDO, ये सारी
फैसिलिटीज़ जो हैं इन सबको एक तरीके से स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को मतलब वो दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहें, इसके लिए हमने इंडिजिनस बनाया हुआ है। और उसके बाद में जीपीएस और ग्लोनास पे हम पूरा टाइम रिलाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी कौन ऑपरेट कर रही है, वहाँ की डिफेंस एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं, और इसलिए पॉसिबल है कि जो यहाँ की हमारी सिविलियन सर्विस है वो डिग्रेड हो जाए या फिर डिनाई कर दिया जाए। ओके, और नाविक जो है वो एक इंडिजिनस पोजिशनिंग सिस्टम है जो कि पूरी तरीके से इंडिया के कंट्रोल में है, और इसमें तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये सर्विस बिल्कुल विड्रॉ कर ली जाए या डिनाई कर दी जाए, है ना। इंडिया में तो क्यों ही डिनाई करेंगे, वो तो हमारी ही डिफेंस के लिए है। लेकिन बाहरी कंट्रीज़ वही है, वॉर सिचुएशन में अभी देखो रशिया में बढ़ जाए, इंडिया रशिया को देख ही रहे हो आप कैसे मतलब एब्सटेन कर रहा है वोटिंग से, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। ऐसे केस में अगर भैया यूएस मना कर दे कि हम अपना जीपीएस नहीं शेयर करेंगे, तो फिर बैठे रहो, कहाँ जाओगे, आपको इंडिया की आजकल तो गलियाँ भी नहीं मिलती हैं ना। तो इंडिया ऑल्सो वॉन्ट्स टू एनकरेज मिनिस्ट्रीज़ कि वो भी नाविक एप्लीकेशन को यूज़ करें ताकि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, ताकि जो भी नाविक बेस्ड और भी सोल्यूशंस हैं वो मतलब इंडिजिनस सोल्यूशंस वो डेवलप हो और उनको सपोर्ट किया जाए। ओके, नेक्स्ट इज यूएपीए ट्रिब्यूनल। तो पिछले हमने पार्ट में वैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, तो यूएपीए के कुछ सेक्शंस भी पढ़े थे। अब इसमें ट्रिब्यूनल के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। न्यूज़ वही थी कि जो पीएफआई है उसको अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया है इस एक्ट के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में, और सेंटर ने इसको अभी डिक्लेयर किया है। लेकिन अब ये जो पीएफआई है इसको एक ऑप्शन रहेगा कि वो अपना केस ट्रिब्यूनल के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है ये थोड़ा ट्रिब्यूनल के बारे में देख लेते हैं। तो यूएपीए में ट्रिब्यूनल का प्रोविज़न है, और जो कि एक हाई कोर्ट के जज के अंडर रहेगा जिसको गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है, और ताकि जो भी मतलब अगर गवर्नमेंट कोई बैन लगाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो किसी भी मतलब उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देती है, तो फिर उसको लॉन्ग टर्म लीगल सेंटिटी भी रहे उस ऑर्डर को। तो जो ऑर्डर्स ये सेंटर डिक्लेयर करती है यानी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, वो ऑर्डर्स ये तब तक मतलब नहीं हो सकते हैं, इफेक्ट में नहीं आ सकते हैं। वैसे ये इशू कौन से एक्ट सेक्शन में करते हैं, सेक्शन 3 ऑफ द यूएपीए में ये चाहें तो डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ये कोई भी नोटिफिकेशन इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक ट्रिब्यूनल ऑर्डर नहीं कर देता अंडर सेक्शन 4। तो गवर्नमेंट जो है वो सेक्शन 3 में करती है, लेकिन वो इफेक्ट में कब आता है, जब ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 4 उस डिक्लेरेशन को कंफर्म करके ऑफिशियल गजट में उसको पब्लिश करते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट ऑर्डर तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में इमीडिएटली वो इफेक्ट में आ सकता है अगर उसके जो भी रीजंस है वो रिकॉर्डिंग में दिए जाए, लेकिन वो भी ट्रिब्यूनल के हाथ में है, वो चाहे तो एंडोर्स करे चाहे तो रिजेक्ट कर दे। अब प्रोसीजर क्या होता है, तो सेक्शन 4 में ये है कि एक बार जैसे सेंटर ने डिक्लेयर कर दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो ट्रिब्यूनल तक पहुँचना चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर, और ताकि वो एडजुडिकेट कर सकें कि ये जो बैन किया जा रहा है ये सही है कि नहीं है। उसके बाद में फिर ट्रिब्यूनल क्या करता है, वो 30 दिन का शोकॉज नोटिस देता है एसोसिएशन को कि आप आके हमको बताओ, आप कॉज दो, शो द कॉज कि आपको क्यों अनलॉफुल डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। फिर एक बार वो हो जाता है तो उसके बाद में फिर ट्रिब्यूनल एक इंक्वायरी होल्ड करता है और उस मैटर पे फाइनल डिसीजन देता है विद इन 6 मंथ्स। अब ये ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो इसमें एक ही इंसान होता है जो कि हाई कोर्ट का जज होता है, और वैकेंसी होने पे अगर वैकेंसी हो जाती है तो सेंटर दूसरे जज को अपॉइंट कर सकता है, और प्रोसीडिंग्स दे कंटिन्यू फ्रॉम द स्टेज एट विच द वैकेंसी इज फिल्ड। फाइन। और सेंटर का काम ये रहेगा कि जब भी ट्रिब्यूनल को किसी स्टाफ की ज़रूरत हो तो वो उसको प्रोवाइड करवाएं, और जितने भी एक्सपेंसेस रहते हैं इस ट्रिब्यूनल के वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। पावर्स क्या रहेंगे इस ट्रिब्यूनल के पास में, तो ये अपने खुद के प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकता है, और ये भी बता सकता है कि उसकी मतलब सिटिंग्स कहाँ पे होंगी। तो अगर उसको कहीं दूसरे स्टेट्स में हियरिंग लेनी है तो ट्रिब्यूनल वहाँ पे भी अपनी हियरिंग्स होल्ड कर सकते हैं। और इंक्वायरीज करने के लिए इनको वही पावर है जो कि सिविल कोड के पास रहते हैं अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऑफ 1908। इसमें क्या क्या आता है, किसी विटनेस को समन करना, उसको ओथ पे एग्जामाइन करना, फिर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना एज एन एविडेंस, या फिर एविडेंस लेना एफिडेविट्स पे, या फिर कोई पब्लिक रिकॉर्ड किसी कोर्ट या ऑफिस से मंगवाना, है ना। तो जो भी सिविल कोर्ट के पास पावर होते हैं वो इनके पास में रहते हैं।
और जो भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस रहती हैं उनको ज़्यादातर ट्रिब्यूनल्स ने अभी तक कंफर्म कर दिया, अभी तक का रिकॉर्ड ये रहा है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन रहे। जैसे 2008 में कुछ टाइम के लिए ट्रिब्यूनल ने सिमी पर से बैन उठा दिया था, बट इट वाज ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। और जो ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग्स हैं उनको कई बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि वो ओपेक रहती हैं। तो यूएपीए में ये चीज़ परमिट की गई है कि जो भी बैन रहेंगे, क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिविटी रहती है ना, टेररिज्म वाली बात आ गई, अपने नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है उसका पब्लिक नॉन डिस्क्लोजर परमिट करता है यूएपीए। और इसलिए ना कई बार ये भी कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो एविडेंस सील्ड कवर में देती है, जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाती अपने आप को डिफेंड करने की। नेक्स्ट टर्म इज टोकनाइजेशन। तो आरबीआई का कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नॉर्म्स जो हैं, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नॉर्म्स वो आ गए हैं, और वो किस लिए हैं? कार्ड ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के को बढ़ाने के लिए। तो अब अगर कोई भी परचेज ऑनलाइन या मोबाइल ऐप या मर्चेंट्स या पेमेंट एग्रीगेटर, पेमेंट गेटवे से किया जाता है, तो वो आपके कस्टमर जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स होते हैं जैसे सीवीवी और एक्सपायरी डेट, वो ये सारी चीज़ें सेव नहीं कर सकते हैं। उसकी जगह पे वो एक टोकन जो होते हैं वो इशू करके सेव कर सकते हैं। तो टोकनाइजेशन क्या है? इसमें जो एक्चुअल कार्ड डिटेल्स है वही जो आपको बताया, सीवीवी और आपके मतलब कई बार लास्ट 4 डिजिट आते हैं या फिर डेट, एक्सपायरी डेट, जो भी चीज़ें होती हैं उसकी जगह पे रिप्लेस कर देता है एक यूनिक ऑल्टरनेट कोड से जिसको कहा जाता है टोकन। और टोकन जो होता है ये यूनिक रहता है और फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड, टोकन रिक्वेस्टर एंड द डिवाइस। तो एक कार्ड, टोकन रिक्वेस्टर और डिवाइस के कॉम्बिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर टोकन होता है। आप डिवाइस बदल दो तो आपका टोकन बदल जाएगा, आप कार्ड बदल दो तो आपका टोकन बदल जाएगा, आप किसी और पेमेंट गेटवे पे चले जाओ तो टोकन आपका बदल जाएगा। टोकन रिक्वेस्टर कौन होता है? कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि कस्टमर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है कि अगर कस्टमर ने टोकनाइजेशन की बात कही है तो वो जो एंटिटी है वो एक्सेप्ट करती है और उसको फिर कार्ड नेटवर्क को पास ऑन करती है ताकि एक टोकन इशू किया जा सके। ठीक है, तो वो जो होता है वो टोकन रिक्वेस्टर होता है। तो अब इंडिया में कैसे होगा टोकनाइजेशन? तो 2021 में आरबीआई ने एक्चुअली सितंबर में ये चीज़ निकाल दी थी कि मर्चेंट्स को मना कर दिया था कि वो कस्टमर की कार्ड डिटेल सेव नहीं कर सकते अपने सर्विस पे इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1। और उन्होंने मैंडेट कर दिया था कि कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन एज एन ऑल्टरनेटिव आप उसको अडॉप्ट करो। ओके, और ये टोकनाइजेशन काम कैसे करता है? तो क्या होता है कि जो भी होल्डर है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड होल्डर, तो वो अपने कार्ड को टोकनाइज करवा सकता है। कैसे? वही आपको पता है ना, कस्टमर पहले क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट करेगा उसे ऐप पे, जो टोकन रिक्वेस्टर द्वारा ऐप है उस पर रिक्वेस्ट करेगा और टोकन रिक्वेस्टर फिर उस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करेगा कार्ड नेटवर्क पे। और इसमें कार्ड इशूअर का कंसेंट रहेगा और फिर जो कार्ड नेटवर्क है वो एक टोकन इशू करेगा। और वही आपको पता है टोकन किस चीज़ का कॉम्बिनेशन रहेगा? ऑफ द कार्ड, टोकन रिक्वेस्टर एंड द डिवाइस। ठीक है, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के केस में वही है, कार्ड डिटेल्स की जगह पे इस टोकन को ही सेव किया जाएगा। तो जो मर्चेंट या ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है वो मैसेज भेजेंगे वीज़ा या मास्टर कार्ड या किसी पेमेंट गेटवे को, और वो जो है फिर वो टोकन मांगेंगे अगेंस्ट दैट कार्ड नंबर। ओके, और फिर उसको वो पास ऑन कर देंगे बैंक के पास में, वो वही टोकन पास कर देंगे, फिर उससे ट्रांजैक्शन हो पाएगा। अब टोकनाइजेशन सर्विस लेने के लिए कस्टमर को चार्ज नहीं किया जाएगा और ये जो फैसिलिटी अब सब जगह अवेलेबल है, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स और इसके अलावा लैपटॉप, डेस्कटॉप और जैसे आपके स्मार्ट वॉच वगैरह हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस हो गए। ठीक है, अब ये टोकनाइजेशन सर्विसेज कौन ऑफर कर सकता है? तो एक ऑथोराइज्ड कार्ड नेटवर्क है और वही परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका है ना, अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाके देखें तो प्रॉपर एक लिस्ट है कि किस किस को अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, तो जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट आया था 2007 में, उसमें ही एक्चुअली कुछ पेमेंट ऑपरेटर्स हैं और उन्हीं को ये कार्ड नेटवर्क की तरह ऑथोराइज किया गया है। ओके ना, तो इसमें आपके ये कुछ बैंक एटीएम्स वगैरह भी हैं, एसबीआई वगैरह जैसे हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, देन आपका एनपीसीआई वगैरह है, देन आपका कुछ पेमेंट गेटवेज हो गए जैसे अमेजन पे और फ़ोन पे, पेयू, ये सब है ना, इसमें कुछ ऑथोराइज किए हुए हैं। तो यही जो है टोकनाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं और
ओरिजिनल पैन की रिकवरी केवल ऑथोराइज्ड कार्ड नेटवर्क ही कर सकता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा सेफगार्ड्स देने पड़ेंगे कि टोकन के माध्यम से जो है पैन पता ना चल पाए, है ना, या फिर अगर किसी का पैन पता है तो उसका टोकन वगैरह ना पता चल पाए। अब इससे कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होगा, तो टोकनाइज्ड कार्ड ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसको सेफ माना जाता है, क्योंकि आप एक्चुअल कार्ड डिटेल्स शेयर नहीं करते हो मर्चेंट से ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। और जो टोकन रिक्वेस्टर है वो पैन नंबर आपका जो होता है प्राइमरी अकाउंट नंबर या फिर दूसरे कार्ड डिटेल्स उनको स्टोर नहीं कर सकता है। और कार्ड नेटवर्क जो हैं उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि जो टोकन रिक्वेस्टर है उसको सर्टिफाई करना कि मतलब उस जो टोकन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है उस कार्ड नेटवर्क से वो सेफ़ है कि नहीं है, और वो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को भी कंफर्म करे, राइट। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो इसका रीज़न ये है कि ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कार्ड ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसका एक एस्टिमेट निकाला था आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट ने 2021-22 की जो आई थी, कि जो पेमेंट ट्रांजैक्शंस हुए थे क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से वो 27% बढ़ गए थे एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो इन वॉल्यूम टर्म्स। और अगर वैल्यू से देखा जाए तो करीब 54% ऐसे ट्रांजैक्शंस बढ़ गए थे। तो अब है ना, इसमें कितने ऑनलाइन थे कितने ऑफलाइन मतलब कि आपने डायरेक्ट कार्ड स्वाइप किया हो, तो वो तो इन लोग अलग नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी एक आइडिया लग जाता है कि टोकनाइजेशन किस हद तक हो सकता है। ओके, लास्ट जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है CDS। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चूज़ किया गया है, इंडिया के नए हैं जनरल अनिल चौहान। एंड अब इसमें है ना CDS के बारे में कुछ क्वेश्चनर है, तो वो आपको हेल्प करेगा उनका रोल समझने के लिए। एक्चुअली दिस क्वेश्चनर वॉज डेवलप्ड व्हेन फर्स्ट CDS वॉज अपॉइंटेड, दैट इज़ जनरल बिपिन रावत, एंड उस टाइम का है, लेकिन इसमें आपको CDS का रोल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो CDS का कहा जाता है कि डुअल हेडेड रोल है। इसका मतलब क्या है, इसका ये है कि ही वेयर्स 2 हेड्स, यानी कि 2 रोल होते हैं उनके। पहला तो होता है परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जिसमें जो 3 सर्विस चीफ्स हैं, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, ये सर्विस चीफ्स के जो इसके इन सर्विसेज के जो चीफ हैं वो मेंबर रहते हैं, और उनका इस कमेटी में, और उनका परमानेंट चेयरमैन होता है CDS। और दूसरा जो रोल होता है, इट इज़ ऑफ द हेड ऑफ द न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री। तो डिफेंस मिनिस्ट्री में एक्चुअली में एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है इनके लिए, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। और तो जो पहला वाला रोल है चेयरमैन होना, 3 उनका जो सर्विस चीफ्स हैं उनकी कमेटी का चेयरमैन होना, वो एक मिलिट्री रोल है। और जबकि जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हेड होने का रोल है, इट इज़ इन द गवर्नमेंट। ओके, और अब नेक्स्ट है कि डिफेंस मिनिस्ट्री में वैसे कितने डिपार्टमेंट है और क्या अभी तक कौन देखता था उनको, और DMA का चार्टर मेनली क्या रहेगा जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स CDS के लिए बनाया गया है। तो मिनिस्ट्री के पास में ऑलरेडी 4 डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। और हर डिपार्टमेंट को एक सेक्रेटरी हेड कर रहे थे, और जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था वो मेन था। ओके, अब DMA का चार्टर जो है वो अभी तक कौन देख रहा था, वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस देख रहा था, और उसको हेड कर रहा था डिफेंस सेक्रेटरी। और डिफेंस सेक्रेटरी ही जो होता है वो सेक्रेटरी इन चार्ज भी होता है डिफेंस मिनिस्ट्री का। ओके, तो अब क्या होगा, जो भी मिलिट्री मैटर्स वाला काम रहेगा वो DMA के पास आएगा, जो कि CDS के अंडर है। और जबकि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है वो लार्जर इशू से डील करेगी पर्टेनिंग टू द डिफेंस ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि जैसे ट्राई सर्विस मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, तो ये मिलिट्री मैटर से रिलेटेड है तीनों सर्विस की, तो ये किसके पास आएगा, DMA के। और बाकी अगर डिफेंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई, ITSA NDC की बात हो गई, तो अब देखो ये नेशनल सिक्योरिटी से नेशनल डिफेंस से तो रिलेटेड है, बट ये ब्रॉडर मैटर है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर आएंगे। ओके, और अब नेक्स्ट सवाल पूछा है, क्या आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट नहीं है, तो नहीं है। और जो ये आर्म्ड फोर्सेस हैं ये एक तरीके के अटैच्ड ऑफिसेज हैं मिनिस्ट्री में, ठीक है, दीज आर दी अटैच्ड ऑफिसेज। और ये पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में आते थे, लेकिन अब ये DMA के एम्बिट में आएंगे, और इसमें सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स रहेंगे हर लेवल पे। ओके, तो अटैच्ड ऑफिसेज का मतलब क्या होता है कि है ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देते हैं
कुछ भी पॉलिसी अगर आ रही है तो अब नेक्स्ट ये चीज़ पूछी जाती है कि जो CDS है क्या वो 3 सर्विस चीफ्स यानी आर्मी चीफ, नेवी चीफ, उनको कमांड करेगा और क्या सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र रहेगा टू द गवर्नमेंट? तो ये चीज़ गलत है। ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र ज़रूर हैं, लेकिन ही इज़ एन एडवाइज़र टू द डिफेंस मिनिस्टर एंड ओनली ऑन ट्राई सर्विसेज मैटर। तो केवल जो ट्राई सर्विस के यानी तीनों सर्विसेज को इम्पैक्ट करने वाले मैटर है उन्हीं में केवल ये एडवाइज़र रहेंगे, और जो बाकी 3 सर्विस चीफ हैं वो अभी भी अपने अपने मैटर पे एक्सक्लूसिवली एडवाइस करना कंटिन्यू करेंगे टू द डिफेंस मिनिस्टर। ओके, और गवर्नमेंट ने ये चीज़ भी क्लियर कर दी है कि CDS का कोई भी मिलिट्री कमांड नहीं रहेगा ओवर द 3 सर्विस चीफ्स, लेकिन ये 3 सर्विस चीफ जो हैं वो वही चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जिनका बताया चेयरमैन रहेंगे CDS, उनके मेंबर ये रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज़ क्या ये जो सर्विस चीफ है उनका कोई मेजर पावर चला गया है? तो ऐसा नहीं है, उनका कोई भी ऐसा पावर नहीं गया है, उनका एडवाइस करने का पावर भी है। और बस एक चीज़ क्या होती थी कि जो पहले चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन होते थे वो रोटेशन बेसिस पे सिलेक्ट किए जाते थे कि मतलब जिसका भी जो सीनियर मोस्ट चीफ होगा कि आर्मी का हो गया तो वो पहले हेड करेगा, फिर नेवी का सीनियर मोस्ट हो गया तो वो हेड करेंगे, ऐसे होता था, है ना। तो अब उसकी जगह एक परमानेंट चेयरमैन रहेंगे। लेकिन CDS को जो है एक टाइम बाउंड टास्क दिया गया था, खासकर मतलब बिपिन रावत के टाइम पे यही बात कही गई थी कि इनको 3 साल के अंदर इनका मेन काम क्या था कि जो भी तीनों सर्विसेज से रिलेटेड ऑपरेशंस में जॉइंटनेस है, देन जॉइंटनेस इन लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। देखो CDS का मेन काम यही है, ठीक है ना, तीनों सर्विसेज का ये सारी चीज़ें देखना। और जो मतलब अभी तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी थी, हेडक्वार्टर, सर्विस हेडक्वार्टर्स की थी, तो उसकी जगह पे CDS जो है वो इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे। ओके, और CDS को इसके अलावा मिलिट्री कमांड्स को भी रिस्ट्रक्चर करना था ताकि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके और साथ में ऑपरेशंस में भी जॉइंटनेस आ सके, तो उसके लिए जॉइंट थिएटर कमांड्स भी इस्टेब्लिश करने थे। ओके, तो क्या CDS डिफेंस ऑफ द कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? नहीं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि गज़ट नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट का आया था उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसका आपको अभी बताया कौन हेड करता है, डिफेंस सेक्रेटरी, केवल वही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इंडिया के और इंडिया के हर पार्ट के डिफेंस के लिए, इंक्लूडिंग डिफेंस पॉलिसी और प्रिपरेशन फॉर डिफेंस, और जो भी मतलब ऐसे वॉर के टाइम पे एक्ट्स ज़रूरी रहेंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? डिफेंस सेक्रेटरी के अंदर पूरा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, नॉट द CDS। ओके, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, प्लीज़ ट्राई टू आंसर देम। मैं आपको आंसर्स लास्ट में बताऊंगी। पहला MCQ है रिलेटेड टू PMGKY, स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि वही लोगों को सब्सिडाइज वो फ्री फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं GKAY में जो कि ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स ले रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये जो योजना है ये एडिशनल बेनिफिट्स देती है NFSA बेनिफिशरीज़ को और एडिशनल बेनिफिशरीज़ को कवर करती है बियॉन्ड द एक्सेप्टेड लिमिट अंडर द NFSA। सही स्टेटमेंट बताना है, ऑप्शन से ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन। सेकेंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग नाविक। तो स्टेटमेंट पहला दिया है कि जो नाविक है वो इंडिजिनस पोजिशनिंग सिस्टम है इंडियन कंट्रोल में। सेकंड है कि नाविक या फिर नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसको DRDO ने बनाया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है और आपके ऑप्शन से ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन। थर्ड क्वेश्चन इज UAPA ट्रिब्यूनल के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सो इज ट्रिब्यूनल में एक ही इंसान होता है जो कि हाईकोर्ट जज होना चाहिए। सेकंड इज टू मेक इंक्वायरीज, ट्रिब्यूनल के पास में वही पावर है जो सिविल कोर्ट के पास में है। सी इसकी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ट्रिब्यूनल के दे आर बोर्न आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड डी इज नॉट ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रिब्यूनल आर डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। Next question is with respect to the term tokenization. So what is this term related to? आपके ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, डेटा सिक्योरिटी या फिर 5G टेक्नोलॉजी। देखो आप पढ़ लेते हो तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी लगने लगते हैं, राइट। लास्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू CDS। पहला ऑप्शन है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को हेड करते हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
बी इज CDS जो है वो कंट्री के डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सी इज की एज द हेड ऑफ DMA CDS के पास में अथॉरिटी रहेगी इन प्रायोरिटाइजिंग इंटर सर्विस प्रोक्योरमेंट डिसीजंस एज परमानेंट चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी। एंड डी इज की CDS के पास में ये भी अथॉरिटी है टू प्रोवाइड डायरेक्टिव्स टू द 3 चीफ्स। ओके, तो आंसर देख लेते हैं। दीज आर दी आंसर्स। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, कितने सही गए वो भी बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।